हेलो एवरीवन, आज हम प्योरीफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। रिफाइनिंग प्रोसेस और प्योरीफिकेशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि रिफाइनिंग ऑलमोस्ट 100% प्योर होता है। रिफाइंड मेटल 100% प्योर। तो इनमें हम टोटल 11 मेथड्स हैं हमारे पास में, जिसमें लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, पोलिंग, क्यूपलेशन, बेसमराइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, अमलगमेशन, पार्क्स प्रोसेस, ये हमारे पास में प्योरीफिकेशन मेथड्स हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये हमारे पास में रिफाइनिंग मेथड्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्वेशन। फर्स्ट आता है केस लिक्वेशन। लिक्वेशन में जो बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि जो हमारे पास में मेटल होना चाहिए वो मेटल शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ दोज मेटल which have लो मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होना चाहिए। अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पर हम क्रूड मेटल को रखते हैं सरफेस पे और उसके बाद में एक स्लोपिंग सरफेस बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कंटेनर लगा देते हैं। जब क्रूड मेटल को हम रखते हैं, ये हमारे पास में क्रूड मेटल है और नीचे से हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि मेटल लिक्विफाई होके हमारे पास में नीचे आने लगेगा और लिक्विफाई होने से प्योर मेटल हमें यहाँ मिलेगा। ये हो गया हमारे पास में प्योर मेटल। ये हमारे पास में था क्रूड मेटल। ठीक है, और इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। यूज किया जाता है हमारे लिए ये लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज टिन। ठीक है, यूज फॉर एसएन प्योरीफिकेशन ऑफ टिन के प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड मेथड है डिस्टिलेशन। ये मेथड देखिए, सेकंड डिस्टिलेशन उन मेटल्स के प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, which have low boiling point। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल को हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास में हमने क्या किया, क्रूड मेटल रख दिया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद में वेपर्स बनने लगे। उन वेपर्स को हमने क्या किया, दूसरे कंटेनर में फिट कर देंगे यहाँ पे, और जब दूसरे कंटेनर में लाके हम कूल कर देंगे तो हमें यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में प्योर मेटल इस तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोसेस होती है वो थर्ड प्रोसेस जो है वो है पोलिंग। ठीक है, अब देखिए पोलिंग प्रोसेस में क्या होता है। पोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि चर्न करते हैं, ए पोल ऑफ ग्रीन वुड। ठीक है, इन मोल्टन क्रूड मेटल जो है हमारे पास में होता है उसमें चर्न करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स विच हैव impurities of its own metal oxide, अपने ही मेटल ऑक्साइड की जिनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हम किसी कंटेनर में जिसमें हमारे पास में मोल्टन क्रूड मेटल है उसमें एक पोल लेंगे। उस पोल को जब हम चर्न करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, बेसिकली ऐसे। ठीक है, इस शेप में हम इसको रोटेट करवा रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोकार्बन्स रिलीज करेगा सच एज CH4, जैसे मीथेन गैस रिलीज कर दी इसने। तो मीथेन गैस रिलीज होगी, वो क्या करेगा कि
आपके पास में जैसे ये प्योरीफिकेशन ऑफ टिन के लिए यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ टिन। तो प्योरीफिकेशन ऑफ टिन में क्या होता है कि SnO2 की इम्प्योरिटीज होती है Sn के साथ में, तो ये क्या करेगा, SnO2 के साथ में रिएक्शन करके Sn तो मेटल दे देगा प्लस खुद CO2 बना देगा प्लस H2O कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों गैस बन के इवेपोरेट हो जाएगी। तो हमारे पास में कंटेनर में क्या है, प्योर टिन हमें मिल जाएगा। ये मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में मेथड है क्यूपलेशन। फोर्थ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ गया है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन क्या होता है, बेसिकली एक क्यूपेल कंटेनर होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये एक ऐसा कंटेनर बनाया जाता है जो इसको हम क्यूपेल बोलते हैं, और ये जो क्यूपेल है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास में मोल्टन क्रूड मेटल ले लिए, इसमें मोल्टन क्रूड मेटल है। यहाँ से हम O2 पास करवाते हैं। ठीक है, O2 गैस पास करवाई, ये इम्प्योरिटीज़ को है उसको ऑक्सीडाइज करवा देगा। जो इम्प्योरिटीज़ है आपके पास में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीडाइज होके स्कम बना देगी। ठीक है, स्कम बना देगी। जैसे आपके पास में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो इम्प्योरिटी प्लस O2 मिलके स्कम बन गया है। ठीक है, ध्यान में रखना इस मेथड में ओनली इम्प्योरिटीज रिएक्ट करेगा। आपके पास में जो मेन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करता है, मेन मेटल प्लस O2 के साथ में नो रिएक्शन। तो सेलेक्टिवली सिर्फ वही मेटल्स इम्प्योर रिएक्शन करेंगे जो इम्प्योरिटी है, जो मेन मेटल है वो रिएक्शन नहीं करेगा। और इस ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट यहाँ पर डिपॉजिट हो गया उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो ये मेथड है क्यूपलेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास में बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन और क्यूपलेशन नियरली लगभग सेम ही है। आपके पास में क्यूपलेशन का एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो क्यूपलेशन का एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया आपके पास में। ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ O2 Ag, प्योरीफिकेशन ऑफ सिल्वर Ag में क्या है, लेड की इम्प्योरिटीज होती है। प्योरीफिकेशन ऑफ Ag में लेड की इम्प्योरिटीज है। लेड की इम्प्योरिटीज क्या करेगी, O2 के साथ में रिएक्शंस करके PbO बना देगी, और Ag क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए बेसेमराइजेशन नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में। फिफ्थ बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन बेसिकली बेसेमर कन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नाशपाती के शेप का होता है। ठीक है, नाशपाती पीयर शेप का। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे क्यूपलेशन में तो हम एयर पास करवा रहे थे, वो ऊपर से करवा रहे थे। यहाँ पर हम जो एयर पास करवा रहे हैं वो बॉटम में पास करवाते हैं। ये आपके पास में कंटेनर हो गया। यहाँ पर हमारे पास में मोल्टन क्रूड मेटल रख दिया। ठीक है, मोल्टन क्रूड मेटल रख दिया। यहाँ पर हम एयर पास करवाएंगे, और एयर भी हम पास करवा रहे हैं नीचे से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम छोटे छोटे होल रख देते, बना देते, जिनसे O2 आए, सप्लाई हो। यहाँ से हम हॉट O2 पास करवाते हैं, हॉट O2। ठीक है, यहाँ पर इसमें मोल्टन मेटल रखा हुआ है, मोल्टन क्रूड मेटल। अब इसमें क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज है वो O2 के साथ में रिएक्शन करके स्कम या फिर स्लैग बना देगी। स्कम या फिर स्लैग फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इम्प्योरिटीज सेलेक्टिवली रिएक्ट्स, इम्प्योरिटी सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज्ड by O2 and pure main metal does not react with
O2। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन में क्या होता है कि प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन, प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन। और प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन में होता क्या है, आयरन प्लस O2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा मेन मेटल, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है कैल्शियम की, कैल्शियम O2 के साथ में रिएक्शंस करके CaO बना देगा। मैग्नीज की इम्प्योरिटीज़ होती है, मैग्नीज O2 के साथ में रिएक्शंस करके M1O बना देगा। नॉन मेटल की भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे फॉस्फोरस O2 के साथ में रिएक्शंस करके P2O5 बना देगा। सल्फर है वो O2 के साथ में रिएक्शंस करके SO2 बना देगा, जो कि इवेपोरेट हो जाएगी। और इम्प्योरिटीज़ होती है सिलिका की भी होती है, तो सिलिका O2 के साथ में रिएक्शंस करके SiO2 बना देगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि ये बेसिकली आपके पास में मेटल्स की इम्प्योरिटी है, इसलिए बेसिक हो गए ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड हो गए, तो ये आपस में रिएक्शंस करके स्लैग बना देता है। जैसे कि आपके पास में CaO फॉर्म हुआ, प्लस आपके पास में ये बन गया कि P2O5, ये इसके साथ में रिएक्शंस करके Ca3PO4 ट्वाइस बना देगा। ठीक है, CaO जो है वो आपके पास में SiO2 के साथ में रिएक्शंस करके CaSiO3 बना देगा। मैग्नीज है, जो मैग्नीज SiO2 के साथ में रिएक्शंस करके MnO वो बना देगा स्लैग MnSiO3, ये बना देगा। तो यहाँ पर आपके पास में देखो प्योर मेटल तो रिएक्शंस कर नहीं रहा है, बाकी रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम थॉमस स्लैग भी कहते हैं। ये जो हमारे पास में बना हुआ है इसको हम थॉमस स्लैग कहते हैं, थॉमस स्लैग। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड है क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है कलर्स को सेपरेट करने के लिए, जो वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में है, कलर और डाई। ठीक है, जब मिक्सचर ऑफ कलर और डाई हो तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसमें बेसिकली हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब क्या होता है कि कलर जो होते हैं वो माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस टाइप का कॉलम होता है हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि हमने भर दिया है एक सॉल्वेंट, एडजॉर्बेंट, बेसिकली इसमें एडजॉर्बेंट है। अब क्या करते हैं, जब हम मिक्सचर ऑफ सोल्यूट बनाते हैं वो सोल्यूट का मिक्सचर हम इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करते जाते हैं, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब क्या है कि मिक्स जो सोल्यूट है उसमें 3 या 4 ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो मोर एडजॉर्प्शन जिसकी पावर है वो सबसे पहले यहाँ एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, उसने एक कॉलम बसा बना दिया। नेक्स्ट फिर आपके पास में उससे लेस जो एडजॉर्ब्ड है वो बना देगा, वो यहाँ पर एडजॉर्ब हो गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो थर्ड मोस्ट एडजॉर्ब्ड है वो अपनी फिर लेयर यहाँ बना देगा, और उसने इस टाइप का बना दिया। फिर आपके पास नेक्स्ट जो लेस एडजॉर्बिंग पावर कैपेसिटी जिसकी है वो यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएगा, और उसने ये बना दिया एडजॉर्प्शन। तो ऐसे, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट कॉलम्स बन गए, इसलिए इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं कलर्ड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इसमें कॉलम में डालेंगे जिसमें एडजॉर्बेंट होता है। जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा है वो ऊपर ही एडजॉर्ब हो जाएगा, जिसकी एडजॉर्प्शन कम है वो धीरे धीरे नीचे तक एडजॉर्ब होता चला जाएगा, तो डिफरेंट कॉलम्स बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर सॉल्वेंट ऐड करते हैं। ठीक है, जो सॉल्वेंट इसमें डालेंगे एडजॉर्प्शन के बाद में, जिसको हम कहते हैं इल्यूएंट। ठीक है, तो ये डालने से क्या होगा कि कंपाउंड धीरे धीरे इल्यूट होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। तो इल्यूजन का मतलब क्या है, हम एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता जाएगा, और रिमूव करने से हमें क्या है कि नीचे हम एक बीकर में इन सबको कलेक्ट करते चले जाएंगे डिफरेंट कॉलम्स को, तो हमें ये सेपरेट प्रोसेस मिल जाएंगे। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया है,
different substance have different adsorbing power on an adsorbent। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया है अमलगमेशन। तो देखिए अमलगमेशन में क्या होता है, अमलगमेशन में आपके पास में जो मेन मेटल है, ठीक है, वो मेन मेटल अमलगम के साथ में रिएक्शंस कर लेता है। जैसे आपके पास में मेन मेटल प्लस इम्प्योरिटी, ठीक है, तो मेन मेटल Hg के साथ में रिएक्शंस करके MHg बना देगा, अमलगम बना दिया, जिसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास में बाद में मेटल प्लस Hg। ये जो होता है ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल, हीट करने से ये बनेगा। ये Hg के साथ में कोई रिएक्शंस करेगा नहीं, इम्प्योरिटी। तो मेटल जो प्रेजेंट है उसको हम अमलगम के साथ में, मरकरी के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं, वो अमलगम बनेगा जो कि वोलेटाइल है तो उसको सेपरेट हम दूसरे कंटेनर में कर लेते हैं, इवेपोरेट होकर दूसरे कंटेनर में आ गया, ठीक है, और वहाँ पर हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं हीट करके M+Hg में। जो इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट करती नहीं है, तो इसलिए ये प्रोसेस हमारे पास में हेल्पफुल है। ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट Fe एंड Pt, all metals forms amalgam at different प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए हम मरकरी है तो मरकरी को स्टोर करके रखते हैं आयरन कंटेनर में, क्योंकि आयरन कंटेनर में स्टोर रखने का फ़ायदा ये है कि ये आयरन जो है वो इसके साथ में रिएक्शंस करेगा नहीं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में पार्क्स प्रोसेस, पार्क्स प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल का और पार्टीशन प्रिंसिपल का। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और पार्टीशन प्रिंसिपल, जो कि आपने सॉल्यूशन में देखा था, पार्टीशन प्रिंसिपल। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसमें हम बेसिकली एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। दो सॉल्वेंट मिक्स किया हमने, ये आपके पास में सॉल्वेंट A है, ये सॉल्वेंट B है, ठीक है। ये दोनों आपस में इमिसिबल होने चाहिए, इमिसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस्तेमाल किया जाता है लेड को प्योरीफाई करने के लिए। लेड में क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऑफ Ag होता है। तो जैसे आपके पास में ये आपने ले लिया है मोल्टन Ag, हमने यहाँ पे ये मोल्टन लेड है, क्रूड मेटल, ठीक है, मोल्टन क्रूड मेटल, जिसमें आप ये समझिए कि Ag प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी। अब Ag प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, जैसे इमिसिबल सॉल्वेंट इसमें दूसरा ऐड करेंगे, जैसे जिंक ऐड कर दिया तो ये जिंक में सोल्यूबल ज़्यादा है तो ये जिंक की तरफ जाएगा, सोल्यूबल होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हम मरकरी पूरा का पूरा सिल्वर है वो पूरा का पूरा जिंक में डिजोल्व होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। फिर क्या होगा, आप सेपरेट कर लो इसको, तो आपके पास में अब लेड वापस आया, लेकिन इसमें सिल्वर की थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि हम वापस जिंक ऐड कर देंगे, प्योर जिंक, और प्योर जिंक ऐड करेंगे तो थोड़ा सा Ag जो बचा हुआ है वो वापस Ag क्या होगा, ऊपर में जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी ऊपर की साइड में ज़्यादा है, तो यहाँ पर लगभग प्योर Ag आएगा। ऐसे हम 3-4 बार प्रोसेस को जब प्रोसीड करेंगे तो लेड से ऑलमोस्ट सारा Ag ख़त्म हो जाएगा, वो जिंक में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस थी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और पार्टीशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो पढ़ेंगे वो हमारे पास में रिफाइनिंग प्रोसेस है। तो फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस देखिए, हमारे पास में जो फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग, 9th वेपर फेज रिफाइनिंग।
और इनमें हम बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कोई कंपाउंड जो है, ठीक है, जो आपके पास में मेटल्स है, प्योर मेटल्स, ठीक है, तो जो मेन मेटल है क्रूड मेटल में, जो मेन मेटल है, इम्प्योरिटीज़ नहीं, मेन मेटल, तो मेन मेटल किसी गैस के साथ में हम रिएक्शंस करवाते हैं और गैस के साथ में रिएक्शंस करके वो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, जो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। उसको हम सेपरेट कंटेनर में लाएंगे, वहाँ पर सेपरेट कंटेनर में हम हीट करेंगे। यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर जब हमने रिएक्शंस करवाई, मेन मेटल रिएक्शंस करा, गैस के साथ में वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाया, उस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को हमने नेक्स्ट दूसरे कंटेनर में लाए। वहाँ पर जब हम हीट करेंगे इसको, तो ये वापस मेन मेटल प्लस गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो गैस इवोपरेट हो जाएगी और हमारे प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है। पहला आपके पास में कंपाउंड्स, पहले दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये इजीली वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाए और दूसरा वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स इजीली ब्रेक डाउन हो। पता चल रहा है कि वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, तो हमें मेन मेटल उससे मिल ही नहीं रहा, तो वो भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। अब इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक मॉन्स प्रोसेस है। मॉन्स प्रोसेस बेसिकली क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ निकल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें निकल हम रिएक्शंस करवाते हैं कार्बोनिल के साथ में, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NiCO4, ठीक है, NiCO4, जो कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर हम रिएक्शंस करवाते हैं। फिर वापस जब हम इसके कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना है वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, ये गैसियस है, इसको दूसरे कंटेनर में ले आए। दूसरे कंटेनर पे लाने के बाद में हम उसे 250 to 260 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, Ni सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, +4CO गैस दे देगा जो कि इवेपोरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें निकल मिल जाता है प्योर। अच्छा, दूसरी प्रोसेस है हमारे पास में वैन आर्कल मेथड, और वैन आर्कल मेथड जो है मेथड, ये इस्तेमाल किया जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिरकोनियम की हम रिएक्शंस करवाते हैं I2 के साथ में, तो 2I2 बना रहा है, तो ये बनाएगा जिरकोनियम I4 जो कि वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है। इस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को हम दूसरे कंटेनर में ले आए, वहाँ पर वापस हम हीट करेंगे। अगर ये T1 टेम्परेचर है, ये T2, तो ये ब्रेक डाउन हो गया जिरकोनियम में, प्लस 2I2 दूसरे कंटेनर में, I2 वोलेटाइल है, इवेपोरेट हो जाएगा। ध्यान में रखना T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है। सिमिलरली टाइटेनियम की रिएक्शंस करवा देते हैं, TiI4 बना देगा जो कि ब्रेक डाउन होकर Ti और I2 में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास में है मेथड, वो है जॉन रिफाइनिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग बेसिकली जो प्रोसेस है वो मेटलॉइड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इसके अलावा हम बोरॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैलियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडियम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में देखिए बेसिक जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि इम्प्योरिटीज़ आर मोर डिजोल्व्स या मोर सोल्यूबल इन मेल्ट देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा क्या है, मेल्ट में, मतलब लिक्विड या मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, वो सॉलिड स्टेट में लेस सोल्यूबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हायर द इम्प्योरिटी लेसर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो ये हो गया, हायर द इम्प्योरिटी लेसर विल बी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इम्प्योरिटीज होने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब देखिए क्या होगा इस प्रोसेस में, हम तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। हमने बेसिकली एक बनाया है इनर्ट टाइप का सिस्टम ड्रॉ किया है। ये आपके पास में इनर्ट एटमॉस्फेयर हमने बनाया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि
हमारे पास में सिलिकॉन को या जर्मेनियम को या गैलियम इंडियम इन सबको स्ट्रिप बना देते हैं, मेटल्स को रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर पास करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, मूवेबल इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि मतलब सिंपल सा प्रिंसिपल है उसका कि मूव करता रहेगा और वो जितनी देर में हो उतनी को ही सेलेक्टिवली मेल्ट करेगा, उससे ज़्यादा आसपास के एरिया को मेल्ट करेगा नहीं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये मूविंग कोयल यहाँ पर रखी हुई है, हीटर यहाँ रखा हुआ है, तो ये इतने से एरिया को मेल्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये आगे नेक्स्ट स्टेप में मूव बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो प्रीवियस रीजन वाला, तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ें मेल्ट है। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आपके पास में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या नज़र आएगा कि जो आपके पास में एरिया है, जैसे यहाँ तक स्टार्टिंग एरिया था, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो मेल्ट वाला रीजन इस डायरेक्शन में आ जाएगा अब, ठीक है। और ये पीछे वाला रीजन जो है ये सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि ये सॉलिडिफाई होने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई इम्प्योरिटीज़ है, वो इम्प्योरिटीज़ सॉलिड स्टेट में लेस सोल्यूबल है, मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल है, तो वो क्या जाना चाहेगी, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, तो इम्प्योरिटीज़ फॉरवर्ड जाना चाहेगी। ऐसे इम्प्योरिटीज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। लास्ट में हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर देखिए आपके पास में T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, विच टेम्परेचर इज हायर एंड विच इज लोअर, तो आपको पता है कि यहाँ पर इम्प्योरिटी कम है, धीरे धीरे इम्प्योरिटी एंड में कलेक्ट होती जा रही है, तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है, यानी T2 कम होगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। और लास्ट हमारे पास में मेथड्स जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। 11th मेथड देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एजी, जिंक एक्सेट्रा, इनकी रिफाइनिंग के लिए। इसमें क्या होता है, देखिए कि एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है। जैसे लेट से मैंने यहाँ पर बना दिया है एनोड, ये इम्प्योर मेटल का एनोड बना दिया। आपके पास में एक पतली सी स्ट्रिप है, वो कैथोड बनाया जाता है, ठीक है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया सेल से। इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स उसी का इस्तेमाल करेंगे जिस मेटल का बना। जैसे लेट से ये कॉपर का बना दिया, तो यहाँ पर मैं CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करूँगा। CuSO4 में क्या है कि Cu2+ की फॉर्म में है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपको पता है एनोड है वो इम्प्योर मेटल है, ये एनोड जो है ये इम्प्योर कॉपर बना दिया है, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर। अगर जिंक का कर रहे थे तो इम्प्योर जिंक का बनता। कैथोड जो है ये क्या है, प्योर कॉपर का बन गया है। अब क्या होगा, एनोड पर रिएक्शन होगी, Cu जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा Cu2+ में। कैथोड पर है ये Cu2+ कन्वर्ट होता जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में, ये +2 इलेक्ट्रॉन। मतलब नेट रिएक्शंस जो हो गई है वो आपके पास में कॉपर एट एनोड प्लस Cu2+, तो Cu2+ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर एट कैथोड में, सॉलिड में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ से इम्प्योर के पास Cu2+ में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ पे गया, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा ऐसे पोर्शन में। यहाँ पर आपके पास में कैथोड जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा, क्योंकि प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो रहा है कॉपर। नीचे जो है वो सिलिका, सॉल्ट, गैंग एंड पार्टिकल्स वो नीचे कलेक्ट होते जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के नीचे डिपॉजिट हो रहा है, एनोड मड कहा जाता है इसीलिए इसको, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास में रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस थी, जो कि फिनिश हो गया। थैंक यू।